वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस। टॉपिक रहेगा हमारा एंडोक्राइनोलॉजी, जिसका कि ये पार्ट नंबर 2 है। यानी पार्ट 1 हम कंप्लीट कर गए हैं और जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया है। सो आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। नहीं अगर देखी है तो इसी चैनल पर आपको एंडोक्राइनोलॉजी पार्ट नंबर 1 के नाम से मिल जाएगी, आप जाकर के देख सकते हैं। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, प्रोलैक्टिन इज एन एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन विच इज लैक्टोजेनिक एंड हेल्प milk production in the mammals. The statement below are made regarding the mechanism of action of prolactin. प्रोलैक्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि मैमल्स में फॉर्म होता है और मिल्क के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। आपको बताना है प्रोलैक्टिन के रिगार्ड में कौन सी बात सही है। सो मैंने पहले भी बताया था फर्स्ट क्लास में कि प्रोलैक्टिन जो है वो एक एसोसिएटेड काइनेज रिसेप्टर को यूज करता है अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जिसको बोलते हैं हम जैक स्टेट पाथवे। जैसे देखो ये प्रोलैक्टिन है, जैसे यहाँ ये बाइंड करता है तो ये इसका रिसेप्टर है, ये डाइमर होता है। डाइमर होने से जो जैक वाला पार्ट है वो एक्टिव होकर के अपने ऊपर फोस्फेट को ऐड करता है। फिर यहाँ पर ये फोस्फेट ऐड करता है स्टेट के ऊपर, फिर ये दोनों डाइमर बनाते हैं। डाइमर बना करके न्यूक्लियस में जाके काम को करते हैं। ठीक है। सो प्रोलैक्टिन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि सिंथेसाइज होता है और सिक्रीट भी होता है विद द इन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। सो जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है इस तरीके से देखेंगे, ये है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन का एक पार्ट है और इसी से अटैच्ड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसमें ये वाला पार्ट होता है एंटीरियर लोब और ये होता है पोस्टीरियर लोब। सो एंटीरियर लोब बहुत सारे हार्मोन को रिलीज करता है, उन्हीं में से ही प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता भी है और सिक्रीट भी करता है। जबकि प्रोलैक्टिन में केवल 2 ही हार्मोन होते हैं, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। वो भी केवल बनाता नहीं है, बनते तो वो हाइपोथैलेमस से हैं, बनने के बाद वो यहाँ पर स्टोर रहते हैं और जब रिक्वायरमेंट होगी तो यहीं से सिक्रीट कर दिए जाएंगे। लेकिन जो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है वो उनको बनाती भी है। ठीक है। सो प्रोलैक्टिन के बारे में बात की गई है तो एक बार चलिए देख लेते हैं। द रिसेप्टर्स दैट बाइंड टू प्रोलैक्टिन लैक द इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। ये बिल्कुल बात सही है कि जो जैक वाला जो ये रिसेप्टर जो होता है इसके पास खुद की काइनेज एक्टिविटी नहीं होती। तो ये क्या है, एक जिसके पास इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी नहीं होती है, ये बात सही है। Upon prolactin binding the receptor dimerize and associated kinase is activated. Exactly. जैसे ही प्रोलैक्टिन बाइंड करता है रिसेप्टर डाइमर फॉर्म बना लेता है और उससे जो काइनेज एसोसिएट है वो एक्टिव हो जाता है, यानी कि जैक एक्टिव हो जाता है। तो ये बात भी सही है। प्रोलैक्टिन बाइंडिंग टू रिसेप्टर लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ इट्स इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी। ये बात गलत है। रिसेप्टर के पास इंट्रिंसिक काइनेज एक्टिविटी है ही नहीं तो वो एक्टिव कैसे होगी, गलत। स्टेट प्लेज अ रोल इन मीडिएटिंग द प्रोलैक्टिन एक्शन, इट डाइमराइज आफ्टर इट्स फॉस्फोराइलेशन टू इलिसिट द रिस्पॉन्स। ये बात सही है कि प्रोलैक्टिन को एक्शन दिखाने के लिए स्टेट का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये पहले डाइमराइज हो जाता है, उसके बाद फिर ये रिस्पॉन्स को करता है। तो ये बात सही है। पहले इसके पास फॉस्फेट लगेगा, फिर ये डाइमर बनाएगा, तब जाकर के वो आगे फंक्शन करता है। तो ये बात भी सही है। There is no involvement of stat in the prolactin action mechanism. गलत हो गया है, स्टेट का तो रोल होता ही है। सो अपना फर्स्ट सही है, बी सही है, ए बी और डी सही है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Testosterone is a steroid hormone about which a set of statements are given below. It is secreted by the leading cells of the testes. बिल्कुल सही। अगर आपने टेस्टिस के बारे में पढ़ा है तो पता होगा कि टेस्टिस के पास ऐसे लोब्स प्रेजेंट होते हैं। लोब्स में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 3 टाइप के सेल होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया जो कि आगे जाकर के स्पर्म बनाते हैं, सर्टोली सेल। ये सर्टोली सेल क्या करेंगे, इन स्पर्म्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और लीडिंग सेल क्या करेंगे, ये सेल टेस्टोस्टेरोन की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सो ये बात यहाँ पर सही दी गई है
कि इट इज सिक्रेटेड बाय द लीडिंग सेल्स ऑफ द टेस्टिस, तो ये बात बिल्कुल सही है। ये सिक्रीट होते हैं सर्टोली सेल से? बिल्कुल भी नहीं। इट इनहिबिट द सिक्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। चलिए इसके बारे में देखते हैं। देखो, सबसे पहले हाइपोथैलेमस से हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर और ये रिलीज करती है दो हार्मोन FSH और LH। LH एक्ट करता है लीडिंग सेल पर जहां से टेस्टोस्टेरोन बनता है और FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल पर। ये सर्टोली सेल जाकर के स्पर्म की फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, एज वेल एज ये इनिबिन नाम का एक हार्मोन बनाते हैं। ये इनिबिन जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी को इनिबिट करता है ताकि FSH ना बने। यहाँ पर ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये सर्टोली सेल को भी स्टिमुलेट करता है ताकि सर्टोली सेल फिर स्पर्म की फॉर्मेशन में हेल्प कर सके, और खुद ये जाकर के एंटीरियर पिट्यूटरी को भी इनिबिट करता है और हाइपोथैलेमस को भी इनिबिट करता है। यानी कि टेस्टोस्टेरोन LH को भी इनिबिट करता है उसके सिक्रीशन को और GnRH के सिक्रीशन को भी रोकता है। क्या टेस्टोस्टेरोन FSH को भी रोकता है? हाँ, रोकता है, बट इनडायरेक्टली। देखो कैसे। टेस्टोस्टेरोन ने एक्टिव किया सर्टोली सेल को, सर्टोली सेल ने बनाया इनिबिन, इनिबिन ने जाकर के इनिबिट कर दिया है एंटीरियर पिट्यूटरी का जो FSH वाला हार्मोन है। सो टेस्टोस्टेरोन FSH को भी इनिबिट करता है लेकिन डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली करता है। ठीक है। सो यहाँ पर यही पूछा है कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये इनिबिट करता है सिक्रीशन ऑफ LH फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। बिल्कुल सही बात है। LH को तो ये एग्जैक्टली बिल्कुल डायरेक्टली ही इनिबिट करता है, तो ये बात भी अपनी सही हो जाएगी। आगे देखो, इट डज नॉट इनिबिट सिक्रीशन ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। ये इनिबिट नहीं करता है, ये करता है। अभी हम देख के तो आए हैं, टेस्टोस्टेरोन फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को भी इनिबिट करता है। वो अलग बात है कि डायरेक्टली नहीं करता बट उसका रोल होता है, लेकिन यहां लिखा है डज नॉट इनिबिट FSH, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो बात यहाँ A सही है और C सही है, यानी आंसर विल बी फर्स्ट। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन एक हेटेरोडाइमर है जो कि A और B चेन से बना है, जो कि ज्वाइन रहती है इंट्रा एंड इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड से। आपको बताना है किस किस अमीनो एसिड के बीच में ये बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। तो ये भी बहुत ही जरूरी सा सवाल हो जाता है। जैसे देखो, ये इंसुलिन की A चेन है और ये B है। हम यहाँ देखेंगे कि A चेन में भी होता है, यानी कि यहाँ इंट्रा चेन भी होता है जिसमें A6 और A11 के बीच में बनता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। A6 पर क्या है, सिस्टीन है, और A11 पर भी क्या है, सिस्टीन है। दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। ठीक है। इसके बाद A7 और B का भी 7, यानी A7 और B7 में बनती है, और A6 एंड A11 में बनता है, और A20 एंड B19 में बनता है। ये 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं जिसमें ये इंट्राचेन है और ये दोनों इंटरचेन है। चलिए देखते हैं। सो A7 B7 में बिल्कुल, A6 और A11 में बिल्कुल, A20 B19 में बिल्कुल, A5 में B15 में नहीं बनता है। सो आंसर अपना A B C हो जाएगा। A B C यानी थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन क्वेश्चन आया है इंसुलिन पर ही। सो इंसुलिन इज अ पॉलीपेप्टाइड हार्मोन दैट रिड्यूस द ब्लड ग्लूकोज लेवल इन द ह्यूमन। ऑफ कोर्स जो इंसुलिन होता है, पैनक्रियाज जो है वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होती हैं जो जिनके पास डक्ट होती है चीज़ों को रिलीज करने के लिए, जबकि एंडोक्राइन वो पार्ट होता है, वो ग्लैंड्स होती हैं जो अपने सिक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देती हैं। सो पैनक्रियाज दोनों तरीके से बिहेव करती है, एक्सोक्राइन भी एंडोक्राइन भी। सो इंसुलिन का जो एंडोक्राइन वाला पार्ट है जिसमें बीटा सेल्स आते हैं और अल्फा सेल्स आते हैं, बीटा सेल बनाते हैं इंसुलिन को और जो अल्फा सेल है वो बनाते हैं ग्लूकागन को। सो लिखा है कि इंसुलिन कब बनता है, जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तब इंसुलिन बनता है, और उस ब्लड को उस ग्लूकोज को जो कि ब्लड में है वहां से निकाल के सेल में लेके आता है और फिर वहां ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन होती है। यानी कि इंसुलिन क्या करता है, ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को रिड्यूस करता है। ब्लड में यदि ग्लूकोज ज़्यादा हो जाती है तो उसको कम करने का काम इंसुलिन करता है। कहाँ फॉर्म होता है ये सब आपको बताना है।
So it is synthesized in rough endoplasmic reticulum of the B cell of islet of Langerhans। ये बात बिल्कुल सही है। पैनक्रियाज में बीटा सेल्स ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल्स होते हैं, जहां पर उन सेल में भी जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसके पास ये रफ है, जिसके पास राइबोसोम्स होते हैं, वहां पर इंसुलिन की फॉर्मेशन होती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड है, यानी प्रोटीन नेचर का हार्मोन है, तो प्रोटीन से बना है। प्रोटीन कहाँ बनती है? जो ER के पास जो राइबोसोम्स होते हैं वहां पर। तो ये बात बिल्कुल सही है। इट इज सिंथेसाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द फ्री राइबोसोम ऑन बीटा सेल्स। नहीं, ये बात गलत है, फ्री राइबोसोम में फॉर्म नहीं होते हैं, तो ये बी गलत हो जाएगा। सी में लिखा है इंसुलिन एक AB हेट्रोडाइमर है जिसके पास इंट्रा चेन A8 A13 एंड 2 इंटरचेन डाइसल्फाइड ब्रिज होते हैं। ये बात गलत है। ये तो सही है, इंटरचेन है, लेकिन A8 A13 के बीच में नहीं, बल्कि ये किसके बीच में होती है? A6 एंड A11 के बीच में होती है। और इंटरचेन कहाँ कहाँ होती है? A7 B7 A20 एंड B19। सो ये D सही हो जाएगा, C गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। सो अपना A सही है, D सही है, A और D केवल इसमें दिया हुआ है, तो हम सबको कट कर सकते हैं। अब देखिए E और F में देखना है। F क्या लिखा है? The gene for insulin is located on the short arm of chromosome 11 that has 2 इंट्रॉन and 3 एक्सोन। ये बात तुम याद रखोगे कि जो इंसुलिन का जीन है वो 11th क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म्स पर प्रेजेंट है, जिसमें 2 इंट्रॉन होते हैं और 3 एक्सोन होते हैं। सो F वाली बात सही हो जाएगी, आंसर विल बी 4th। आगे देखिए। द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड NaCl in kidneys is inhibited by the increased secretion of following substances except one। एक को छोड़ करके बाकी सब किस चीज में हेल्प करते हैं? NaCl। ओके, एक मिनट। द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड NaCl in kidney is inhibited by the increased secretion of the following substances except one। ठीक है। सो अगर मैं केवल इतना पढ़ती हूँ एक बार कि जो रीअब्जॉर्प्शन है वाटर का और NaCl का किडनी में, वो इनहिबिट हो जाता है जब इंक्रीज होता है यूरोडाइलेटिन का, यूरोग्वेनिलिन का और डोपामिन का। जब इन तीनों का सिक्रेशन होता है, जब ये तीनों ज्यादा होते हैं, तो वाटर का और NaCl का रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता है। लेकिन जब नॉरएपिनेफ्रिन बनता है, तब NaCl का और वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो देखो उसमें क्या लिखा है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड NaCl इन किडनी इज इनहिबिटेड बाय द इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एक्सेप्ट। किसको छोड़ करके? अगर उनका लेवल इंक्रीज करेगा तो रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। सो आंसर अपना 4th हो जाएगा, क्योंकि 4th जो है नॉरएपिनेफ्रिन, ये रीअब्जॉर्प्शन करवाने में हेल्प करता है। तो आंसर विल बी 4th। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिया हुआ था, वैसे आसान है पर थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ था, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। चलिए आगे। जो मुलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस MIS, a homodimer that cause the regression of the Mullerian duct by apoptosis is secreted by which one of the following cell। अब अगर तुम एक एम्ब्रियो को देखते हो तो उसके पास 2 तरीके की डक्ट होती हैं। एक को बोलते हैं मुलेरियन डक्ट, एक को बोलते हैं वोल्फियन डक्ट। ये जो वोल्फियन डक्ट होती हैं, उनको एक्टिव रहने के लिए, ये जो वोल्फियन डक्ट हैं, द ब्लू वन, उनको एक्टिव रहने के लिए टेस्टोस्टेरोन की जरूरत होती है। टेस्टोस्टेरोन की जरूरत होती है। सो अगर ये फीमेल है तो वहां पर टेस्टोस्टेरोन होता नहीं है, जिस वजह से जो मुलेरियन डक्ट होती है इन फीमेल, जो वोल्फियन डक्ट होती है इन फीमेल, वो डीजनरेट हो जाती है और यहां रह जाती है मुलेरियन डक्ट, दिस मुलेरियन डक्ट। ठीक है। अब ये जो मुलेरियन डक्ट होती है, अच्छा तुम ऐसे भी समझ सकते हो, दोनों डक्ट को एक्टिव होने के लिए रिक्वायरमेंट है टेस्टोस्टेरोन की। ठीक है। सो फीमेल में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है, इसलिए वहां पर वोल्फियन डक्ट जो है, नहीं, आई मेड अ मिस्टेक। मैं फिर से बताती हूँ उस क्वेश्चन को। मुलेरियन डक्ट और वोल्फियन डक्ट, वोल्फियन डक्ट को एक्टिव रहने के लिए जरूरत है टेस्टोस्टेरोन की, और क्योंकि फीमेल में टेस्टोस्टेरोन नहीं होता है, सो फीमेल में वोल्फियन डक्ट डीजनरेट हो जाएंगी और मुलेरियन डक्ट यहां पर रहेंगी। ठीक है। इसके बाद देखो,
बात करें मेल के अंदर एक MIS सब्सटेंस सिक्रीट होता है जो कि आकर के इसको ब्लॉक कर देता है, इनिबिट कर देता है, इसकी डेथ करवा देता है, एपोप्टोसिस करवा देता है। सो मेल में क्योंकि टेस्टोस्टेरोन है तो वहां पर वोल्फिन डक्ट तो एक्टिव रह जाएंगी, लेकिन क्योंकि उसके पास MIS भी है सो वहाँ जो मुलेरियन डक्ट हैं वो एक्टिव नहीं रह पाएंगी। तो यहाँ पर केवल तुम्हें जो वोल्फियन डक्ट हैं वो देखने को मिलेंगी। डन एवरीवन। सो ये जो MIS है ये कहाँ से सिक्रीट होता है? MIS सिक्रीट होता है सर्टोली सेल से। ये जो सर्टोली सेल होते हैं ये MIS को सिक्रीट करते हैं, जिससे आकर के जो मुलेरियन डक्ट होती है वो रिग्रेस हो जाती है, यानी कि वो इनका एपोप्टोसिस हो जाता है। सो आंसर विल बी सेकंड हियर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैसोकंस्ट्रिक्टर? इनमें से वैसोकंस्ट्रिक्टर कौन नहीं है ये तुम्हें बताना है। ठीक है, सो देखो वैसोकंस्ट्रिक्टर कौन सा नहीं है। प्रोस्टासाइक्लिन है, थ्रोम्बोक्सिन A2 है, एंजियोटेंसिन 2 है और एंडोथेलियल 1 है। हमने पढ़ा था जो प्रोस्टासाइक्लिन होता है, एंजियोटेंसिन 2 तो हमने पढ़ा था कि ये अगेन वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है, तो ये तो अपना आंसर नहीं होगा। इसके बाद देखिए जो प्रोस्टासाइक्लिन है, प्रोस्टासाइक्लिन क्या था? एक वैसोकंस्ट्रिक्टर था। प्रोस्टासाइक्लिन नहीं, ये एक वैसोडाइलेटर था। ये एक वैसोडाइलेटर था जो आकर के जो वॉल्स होती हैं उनको डायलेट कर देता है, जिससे ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, प्रोस्टासाइक्लिन। तो पूछा है इनमें से वैसोकंस्ट्रिक्टर कौन सा नहीं है? सो प्रोस्टासाइक्लिन इज नॉट अ वैसोकंस्ट्रिक्टर, ये एक वैसोडाइलेटर है। बाकी ये तीनों क्या है? वैसोकंस्ट्रिक्टर हैं। ये तुम्हें बात याद रखनी है। आगे देखिए, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर गिवन फॉर द ओवेरियन हार्मोन। ओवेरियन हार्मोन के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। पहले कहा है 17 बीटा एस्ट्राडायोल, एस्ट्रोन और एस्ट्रियोल आर नेचुरली अकरिंग एस्ट्रोजन। बिल्कुल सही बात है। फीमेल में जो एस्ट्रोजन बनता है उसकी कई सारी फॉर्म होती हैं, जैसे कि 17 बीटा एस्ट्राडायोल है, एस्ट्रोन है, एस्ट्रायोल है, ये सब इसकी फॉर्म है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए, देयर बायोसिंथेसिस डज नॉट डिपेंड ऑन द एंजाइम एरोमेटेज। ये बात बिल्कुल गलत है। जो एस्ट्रोजन बनता है उसके लिए ये हार्मोन बहुत जरूरी होता है, एरोमेटेज बहुत जरूरी है वहां पर होना। तो ये कह रहा है कि डज नॉट डिपेंड, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, दे आर प्राइमरली सिंथेसाइज बाय द ग्रेनुलोसस सेल्स ऑफ द ओवेरियन फॉलिकल। बिल्कुल सही है। जो फॉलिकल होता है यहाँ पर जो जी सेल होते हैं बेसिकली वो सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन को। ये बात बिल्कुल सही है। सो अपने आंसर में ए और डी होना चाहिए, ई नहीं होना चाहिए, तो ये कट जाएगा, और ए होना चाहिए, ठीक है, और डी होना चाहिए, तो ए और डी केवल इसमें है तो दोनों भी कट जाएंगे। अब बात करते हैं बी की और सी की। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। दे आर 18 कार्बन स्टेरॉइड्स विच डू नॉट हैव मिथाइल ग्रुप एट 10th पोजीशन, और ये 21 कार्बन के होते हैं। ये बात गलत है। जो एस्ट्रोजन है वो 18 कार्बन का होता है और उनके पास मिथाइल ग्रुप नहीं होता है 10th पोजीशन पर। तो ये बात सही है, यानी कि ए सही है, बी सही है और डी सही है। सो आंसर विल बी सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमने कर ही लिया था और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। नहीं, एक और बचा है। Which one of the following hormones is responsible for mobilizing the calcium from the bone and increase the urinary excretion of the phosphate? So दो हार्मोन होते हैं, पैराथायरॉइड हार्मोन PTH एंड कैल्सिटोनिन। इसको रिलीज करती है पैराथायरॉइड हार्मोन, जो कि थायरॉइड ग्लैंड के बिल्कुल जस्ट पीछे होती है। सो पैराथायरॉइड जो ग्लैंड होती है, पैराथायरॉइड जो ग्लैंड होती है वो सिक्रीट करती है पैराथायरॉइड हार्मोन को, और जो कैल्सिटोनिन है वो रिलीज करता है थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड के जो पैराफोलिकुलर सेल होते हैं वो रिलीज करते हैं कैल्सिटोनिन। इन दोनों का फंक्शन बिल्कुल एंटागोनिस्टिक होता है, यानी कि ये मानिए बोन है और यहां ये ब्लड है। सो ब्लड में कैल्शियम लेवल और बोन पर कैल्शियम लेवल पर डिपेंड करता है उनका सिक्रेशन। देखो, while calcitonin is secreted when blood calcium level is extremely high, जब ब्लड में बहुत सारा कैल्शियम हो गया है तब रिलीज होता है कैल्सिटोनिन, और वो उस कैल्शियम को यहां डिपॉजिट करवा देता है। कैल्सिटोनिन ऐसा काम करता है।
जबकि पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो गया है तो पैराथायरॉयड यहां से रीअब्जॉर्ब करके यहां डाल देता है, यानी पैराथायरॉयड हार्मोन बोन का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, यानी बोन पर जो कैल्शियम लगा है उसको एब्जॉर्ब करके यहाँ ब्लड में डाल देता है। ठीक है, सो इस तरीके से जो पीटीएच है वो कब रिलीज होगा, जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल काफी लो होता है, और कैल्सिटोनिन कब फॉर्म होगा, जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल काफी हाई होता है। सो यहाँ हमसे क्या पूछा है कि कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा जहां पर बोन से कैल्शियम को मोबिलाइज करना है, यानी बोन से हटा करके कहाँ डालना है, बोन से हटा करके ब्लड में डालना है। तो ये काम करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। सो आंसर अपना थर्ड हो जाएगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोबिलाइजिंग द कैल्शियम फ्रॉम द बोन, बोन से हटाना है और बोन से हटा करके कहाँ रखेगा, ब्लड में डाल देगा। तो वो कौन है, पैराथायरॉयड हार्मोन, यानी कि आंसर विल बी थर्ड। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पैराथायरॉयड हार्मोन रेगुलेट द कैल्शियम होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर मेड रिगार्डिंग द पीटीएच। सो सबसे पहली बात तो ये 84 अमीनो एसिड से बना होता है और 84 में केवल 1 से लेकर के 34 अमीनो एसिड ही ऐसे होते हैं जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। ये बात सही है, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको नोट डाउन कर लेना। ये 108 अमीनो एसिड से बने, ये बात गलत हो जाएगी, ए गलत है, ए गलत है तो ये भी गया, ये भी गया। An acute decrease of calcium result in a marked increase of PTH mRNA followed by increased rate of PTH synthesis। अगर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो गया है ब्लड में तो उस दौरान पीटीएच की सिंथेसिस बढ़ जाती है, ये बात सही है, तो फंक्शन ही है इसका। अगर ब्लड में कैल्शियम कम हो गया है तो पीटीएच बनता है, बोन से कैल्शियम को हटाता है और फिर वहां ब्लड में डाल देता है, तो ये बात सही है। रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ प्रो पीटीएच इंक्रीज व्हेन कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन आर लो, इसका जस्ट अपोजिट दे दिया है कि अगर कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन लो है तो वहां पर प्रो पीटीएच का जो डिग्रेडेशन है वो हो जाएगा, तो ये बात गलत है। अगर कैल्शियम की कॉन्सेंट्रेशन लो है तो वहां पर जो प्रो पीटीएच है उसका डिग्रेडेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां कहा है कि होता है, तो ये गलत हो जाएगा। कैथेप्सिन बी क्लीव्स पीटीएच इनटू 2 फ्रेगमेंट, ये बात भी सही है। सो यहां पर बी सही है, सी सही है और ई सही है, बी सी ई, यानी कि सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे देखिए नेक्स्ट। अच्छा ठीक है, अब क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। सो जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे वो सारे मैंने सोल्व करवा दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट अगर है तो कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।